के किचन में, कुजीन बंच के किचन में। तो आज सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तारीफ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जिसने हमारे हाथों में जायका दिया और हमने महफूज किया। और सबसे पहले आज हम आपको अरबिक कुजीन बनाना सिखाएंगे। स्वीट डिश है, अरबिक, सऊदी अरब की और अरबिक कंट्री में खाई जाती है। इसको महलाबिया कहते हैं और ये बहुत आसान सी डिश है। इसमें कोई इतनी वो ज़्यादा इंग्रीडियंट्स की ज़रूरत भी नहीं है और बड़ी आसानी, ईजी वे में हमारी बेटियां, बहनें बहुत आसानी से बना सकती हैं। तो आज हमारे साथ जीशान नहीं है, तो इसलिए हमने अपना पूरा किचन खुद ही संभाला है। क्वांटिटी के हिसाब से आपको पकाना भी सिखाएंगे, बनाना भी सिखाएंगे और असेंबली भी करना सिखाएंगे। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। इसलिए जो है ना, हम साथ साथ आपको क्वांटिटी भी बताते जाएंगे और साथ साथ हम अपनी कुकिंग की तरफ भी आते हैं। तो ये है हमारा 750 ग्राम हमने अब पहले अपने दूध लिया। इसको हम बॉइलिंग पे रखेंगे। विदाउट बॉइलिंग आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना, अदरवाइज़ आपकी स्वीट डिश जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही हम ख़राब होना शुरू, तो साथ साथ हम अपने ट्रिक एंड टिप्स भी बताते जाते हैं जब तक हमारा दूध बॉयल होता है। ट्रिक्स आपका ये है कि जब भी आप, अक्सर ही बहनें, हमारी बेटियां जब किचन में जाती हैं तो रेड चिली जो होती है और ग्रीन चिली जो होती है ना, उसको काटते वक्त उनके हाथों में थोड़ा सा वो सुनसनाहट सी और मिर्ची सी लगनी शुरू हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने हाथों को जैसे ही काटें, अपने हाथों को तेल लगा लें या तेल लगा के उसको काटें, तब भी आपके साथ इस तरह के इश्यूज नहीं होंगे। तो ये आ गया हमारा बॉइलिंग की तरह दूध। कैमरामैन को कहूँगी कि थोड़ा सा इधर अगर आप डालते जाएँ ताकि कोई देखते भी जाएंगे तो सब चीज़ें आसानी से समझ में आती। जैसे ही हमारा दूध बॉइलिंग की तरफ आएगा तो आपने इसमें हाफ कप शुगर डाल देनी, चीनी डाल देनी है, सफ़ेद वाली। साथ ही आपने, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो इसमें आप जो है ना, हम जोड़ा इस्तेमाल करते हैं हमारे पाकिस्तान में, तो लेकिन वहाँ पे गुलाब का पानी इस्तेमाल किया जाता है अरूमी के लिए। तो साथ ही हम इसके डाल देंगे ये कॉर्नफ्लोर, ये भी हाफ कप जाएगा। ये थिकनेस के लिए होता है, ये थिक कर देगा इसको। ये बाइंडिंग एजेंट होता है, ये क्रीम, व्हिप क्रीम और क्रीम, ये दोनों इसके अंदर जाएंगी। ये अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं। रिस्क अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन रिस्क को संभालना ये आप पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर नेमत को ज़वाल है। लेकिन ज़वाल नेमत से बचने के लिए आपको कुछ अमल करने पड़ते हैं, कुछ रवैये अख्तियार करने पड़ते हैं जो आपकी नेमतों को संभाले रखते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि अल्लाह की नेमतों को उसी तरह इस्तेमाल करें, उसी तरह ही आप जो है ना उनको करें जिस तरह उसने करने का हुक्म दिया है। जैसे औलाद है आपकी, औलाद अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी है, लेकिन औलाद की परवरिश आप इस तरह करें जिस तरह उसने उसको करने का हुक्म दिया। उसे दीन भी दें, दुनिया भी दें, ना कि सिर्फ हम दुनिया उसको दे दें और दीन की तरफ उसे हटा दें। चलें जी, इस पॉइंट पे हम जो है ना इस पे डाल देंगे क्रीम। ये बहुत अच्छी डिश है। इसमें अरोमा जब आता है ना क्रीम का, क्रीम आपको जी इस चीज़ को ठीक इसको ना थिकनेस दे देगी। और श्योर है हाइजीनिक का बहुत साफ ख्याल रखिए। ये नहीं आप खाते हुए आप चीज़ों को मैश कर देते हैं, हाथ ख़राब करते हैं। साथ साथ हाइजीनिक का ख्याल रखें, क्योंकि हाइजीनिक जो होती है, सफाई आपका निस्फ ईमान है। हाथों को धोएं, जहाँ पे गंदगी हो गई बिल्कुल उसको धोएं, क्योंकि इंसान आराम आराम से सीखता है, आराम आराम से। जहाँ पे सफाई नहीं होती वहाँ भी नेमतें भी भागती हैं। दूसरा आपका मैश हो जाता है तो आपके कॉकरोच वगैरह किचन में आ जाते हैं, तो वो उसको चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। इसके साथ ही हम देखें ये रोज़ वाटर है, आप 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर डाल देंगे इसमें। आप देखेंगे ये थिकनेस की तरफ आ रहा है अभी।
इसको टेस्ट देने के लिए हम इसमें डालेंगे अब व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम आप पे डिपेंड करता है, अगर कोई नहीं पसंद करता या नहीं है तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कोई इतना, क्योंकि आपने क्रीम डाल दी है तो व्हिप क्रीम जो है ना थोड़ी सी टेस्ट के लिए डाली जाती है, मैं डालती हूँ इसलिए मैंने आज इसमें डाली है। जी बस यही इसका प्रोसेस है। जैसे ही ये होगा तो हम चलते हैं इसके असेंबली की तरफ, क्योंकि हमारा किचन भी साथ साथ होता जाएगा तो साथ में असेंबलिंग भी करते जाते हैं ताकि आप देखते जाए। तो इसके साथ जाएगा ये, हम आते हैं इसकी तरफ। आप नीचे रखेंगे ये, कोई सा भी केक ले रहे हैं आपकी अपनी पसंद पे जाता है, इतना ये नहीं है कि आप यही इस्तेमाल करें। अगर आपको कोको केक पसंद है तो वो रख लें, तो ये आपके अपने टेस्ट पे है। मैं यहाँ पे सिंपल केक इस्तेमाल करती हूँ, अपने घर में भी ऐसा ही करती हूँ मैं। इसके साथ ये आप जो है ना कोई भी बिस्किट रख दें, नो इश्यू, लेकिन साथ साथ देखते भी जाएं। ये बिल्कुल इसका थोड़ा सा थिकनेस करेंगे, और जब इसके ऊपर हम डालेंगे तो इसको थोड़ा सा हम कूल कर लेंगे, गरम गरम नहीं डालना। ये साथ साथ ये होता जाएगा, और ये बिल्कुल हमारा उस पे होने पे आ रहा है। ये पाकिस्तान और सऊदीया की डिश या अरब ममालिक की डिश में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे यहाँ पे क्योड़ा इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग वहाँ पे अर्के गुलाब इस्तेमाल किया जाता है। और असेंबलिंग में अर्के गुलाब इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको पता चले कि आपने अंदर कौन सी चीज़ डाली है, थोड़ा सा उसकी खूबसूरती में आ जाता है। तो जो दिखती है, जो चीज़ दिखेगी वो पहले तो आंखों को अच्छा लगता है, पहले आंखें खाती, उसके बाद जो आज ना आपके मुंह में जाता है तो आपका पेट खाता है। जो दिखता है फिर वो बिकता भी है। तो अपनी चीज़ों को, अपनी नेमतों को, अपने रिस्क को एंजॉय करके किया करें। यही नहीं कि आप उसको बोझ समझें कि हमने, अल्लाह ने आपके हाथों में जायका दिया, आप उसको महफूज करें। और इस सुबह सवेरे उठ के, यानी कि आपके हाथों को जो है ना रिस्क में आपके हाथ जाते हैं, और ये बहुत बड़ी नेमत है, आपके हाथ रिस्क में जाते हैं। कुछ हमारी बहनें बेटियां बहुत घबराती हैं किचन में जाने से, लेकिन आप ये समझिए कि अल्लाह ताला ने आपको क्या चीज़ दी है और आप उससे क्या महफूज करें, एंजॉय किया करें, इसको एंजॉय करें। आप कुकिंग को एंजॉय करें, या खुद को खाएं, बच्चों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, लेकिन खिलाने में कभी कंजूसी मत करें किसी को। आपको आता है आप ज़रूर बताएं, क्योंकि इसको थोड़ा सा कूल करके डाला जाता है, लेकिन हमारे पास टाइम छोटा है इसलिए मैं आपको अभी ही करना बता रही हूँ। लेकिन अगर आप डाल भी दें तो इतना कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कूल होगा ये देखें। मेरा ख्याल में मैं इस तरफ अगर डालूँ तो ज़्यादा कैमरा मैन रह गया। वो थोड़ा सा आ गया। ब्रेक की तरफ जाना है जी, चलिए जी छोटी सी ब्रेक की तरफ आते हैं, और उसके बाद हम आपको अपना असेंबल बताते हैं और दिखाते हैं कि हमने आज बनाया क्या है। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हमारा कूल हो चुका है, क्योंकि हमने इसलिए थोड़ा सा क्यों किया, जब हम इस पे असेंबलिंग करेंगे तो गरम गरम होगा तो अंदर चला जाएगा, तो ये यानी कि असेंबल जो है ना आपका अच्छा सही नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्योंकि हमने गुलाब का अरक भी इसमें डाला था, तो इसे असेंबलिंग में इस तरह करेंगे इसे खूबसूरती के लिए कि हमने ये गुलाब की, इसके बेस में छोटे छोटे आप जो है ना काट के भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे इस तरह से करें, काट के भी डाल दें। तो ये असेंबलिंग आपके अपने पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह उसको करते हैं, करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से करें बिल्कुल। तो ये है,
ये बादाम है, ये थोड़ा सा इसको क्रश कर लें, बादामों को इस तरह क्रश करना है। वो मोटे मोटे होते हैं ना तो वो खूबसूरती में नहीं आते हैं, लेकिन आप अपने पे डिपेंड करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, ये भी कोई इशू नहीं है। फिर आप ये करेंगे थोड़ी सी ये गार्निश, ये किशमिश है, जैसे हाई बाइक के साथ आपके मुंह में आएगा ना तो ये बड़ा अच्छा सा लगेगा, ये यूं करके। इसके बाद ये पिस्ताशियो है, पिस्ताशियो। काजू जो होता है ना वो तो जो है ना थोड़ा सा नमकीन कर देता है, इसलिए वो जो है ना नहीं डालते हैं, क्योंकि ये होता है। ये लें जी, ये आपका महलाबिया जो है ना, ये अरबिक डिश आपकी तैयार है। लुक एट दिस, कैमरा मैन देखें, बहुत मज़े की है। खाएं, एंजॉय करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं, घर वालों को भी खिलाएं, और अपने रिश्तेदारों को कभी ना भूलें, और पड़ोसियों को कभी ना भूलें आप, क्योंकि पड़ोसी जो है ना, आपको पता है हमारी हदीस है कि पड़ोसी अगर आपकी हो गया था, पड़ोसियों के इतने हकूक़ हैं कि वो अपनी विरासत में भी हदीस है कि डर गए थे कि हमारी विरासत में ही कहीं शामिल ना हो जाए। पड़ोसियों के हुकूक कभी मत, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, आपका पड़ोसी आपके पास पहले पहुंचेगा। इसलिए अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल, रिश्तेदारों का ख्याल और पड़ोसियों का ख्याल ज़रूर रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की तरफ से प्यार भरा सलाम। आज जुमेरात का दिन है, यानी 2 दिन की छुट्टी के बाद हम आपके साथ दोबारा हम कलाम है। और 2 दिन छुट्टी में क्या किया, 2 दिन छुट्टी में जनाब तमाम तरफ अर्बन फ्लड था, और क्योंकि इतराफ़ सिविक सेंटर की भी पानी बहुत ज़्यादा जमा था, तो आना मुनासिब मतलब मुमकिन नहीं था, मुनासिब तो नहीं कह सकते, मुमकिन नहीं था। और इसी के साथ साथ जहाँ पर अर्बन फ्लड आया, जहाँ पर पानी जमा है, अल्लाह तबारक व तआला हर एक की मुश्किलों को आसान करें। गज़ाला ने एक कैरेबियन डिश बनाई जो कि आपने खुद देखा, खुद आज होस्टिंग किया माशाल्लाह बड़ी प्यारे अंदाज में, और इसी तरीके से इस किचन को अल्लाह ताला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। शेफ़ गज़ाला कौकब जो कि डिफरेंट अंदाज में आपको खाने पकाना सिखाती हैं, ना सिर्फ खाने पकाना सिखाती है बल्कि आपको बेहतरीन अंदाज से उसकी प्रेजेंटेशन भी सिखाती हैं। और क्योंकि वक्त कम है, हम डॉक्टर तारिक की तरफ चलेंगे, डॉक्टर तारिक से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? आप कैसे? मैं ठीक ठाक डॉक्टर। आते हुए भी बड़ी अच्छी खासी बारिश हो रही थी, और वो कह रहे स्पेल निकल चुका, लेकिन ड्रिजलिंग और पोरिंग तो नहीं कह सकते, ड्रिजलिंग होती रहेगी, लाइट रेन होती रहेगी। पोरिंग तो हमने देख ली एक दिन पहले, दबा के बारिश हुई माशाल्लाह। वेरी ब्यूटीफुल वेदर, बट जो फिर इसके साथ थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए चीज़ें नाकिस कारकर्दगी तो सामने आती है ना। अब मैं इसको इस तरह तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इक़्तिदामात आपको पहले कर लेने चाहिए थे। अगर आप इस पे ये बोलते हैं कि हम जो है वो चीज़ें नहीं कर पाए, तो आपकी गलती है। शर भुट्टो जिसका आधा एक अच्छा खासा हिस्सा गिर चुका है, तो ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें तो आप को यहाँ से कारकर्दगी सामने आती है। अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, मिट्टी के ऊपर आपने पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो तारिक साहब ये तो डॉक्टर तारिक हम उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्किन रैशेज आना स्टार्ट हो गई हैं लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, तो ये क्या वजह है? देखें, ये तो ये जब भी मानसून का सीज़न आता है, अमूमन आम के सीज़न के साथ ही आता है, तो ये चीज़ मतलब अंडरस्टूड होती है कि इस मौसम में हमें फेस करना पड़ती है स्किन प्रॉब्लम्स। इसमें सबसे ज़्यादा एक्जिमा प्लस स्कैबिस, ये दोनों चीज़ें आती हैं। बट इस दफ़ा रेनी सीज़न माशाल्लाह ताला सा लंबा हुआ है, तो इसमें बारिश के बाद जो स्किन डिजीज़ होती हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। उसकी वजह होती है कि हम छोटे बच्चों को ये देखते हैं कि छोटे बच्चे घर में बैठते नहीं, बारिश हुई नहीं, वो दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, पानी में खेलना कूदना, उसके असरात पर 4 से 5 दिन हफ्ते के बाद आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मसला ये कि हमारे पे, मैं विद सॉरी आपकी बात करूंगा, कि सिर्फ बारिश का पानी गटर का पानी मिक्स हो जाता है। बाद में वहीं आ रहा था। देखिए, बारिश के पानी से मुराद है कि हमारे यहाँ भी नहीं, बाहर के मुल्क में भी बारिश के पानी के खासतौर पर आप पी भी नहीं सकते। इवन रेनिंग वाटर आप नहीं पी सकते, बिकॉज ट्रीटमेंट, विदाउट ट्रीटमेंट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। हम कहते हैं यार बारिश का पानी तो पाक होता है, मगर हम जिस जगह रहते हैं, हम कराची शहर में रहते हैं, कराची शहर में बेशुमार चारों तरफ इंडस्ट्रीज़ फैली हुई हैं। यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ का फ्यूम्स है, धुआं है, जो भी कुछ, वो जाके ऊपर क्लाउड्स में जाता है, और फिर जब बारिश होती है तो उसके अंदर बाकायदा कई मुल्कों में तो एसिड रेन होती है। तो हम इंडस्ट्रियलाइज
सिटी में रहते हुए इस बारिश के पानी को भी जो बरस रहा है ऊपर, उसको भी हम नहीं कह सकते कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे भी बाकायदा स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। और इवन ये कि हम बारिश के पानी के अंदर जो पानी गटर से मिला हुआ मिक्स होकर आ रहा है, उसके अंदर बच्चों को खेलने के लिए भेजते हैं, खुद बड़े मजबूर हैं उसके अंदर चलने के लिए। तो ये तमाम जो क्लाइमेट है इसके अंदर ये जो बारिश का पानी हमें ये भी एलर्जी कर सकता है डायरेक्ट। अगर हम भले बारिश में बाहर जाके ना नहाए हों, लेकिन हमें फिर भी स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। उसकी वेरियस टाइप्स हैं, लेकिन आमतौर पर इसको हम खारिश से ताबीर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो नमूनिया है, अब ये कहा जा रहा है डेंगू बहुत ज़्यादा, मतलब आपका नॉर्दर्न एरियाज में तो डेंगू बहुत फैल चुका, अब कराची की तरफ भी कह रहे हैं कि डेंगू का बहुत रुख होने वाला है क्योंकि साफ पानी पर होता है, तो उस हवाले से प्रिकॉशंस क्या होंगी? देखिए, जो भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, दूसरी ये रेन बॉर्न डिजीज़ होती हैं। जो रेन की वजह से बीमारियां हो रही हैं उसमें सबसे पहले नंबर में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, कॉलरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, जो मर्जी आप इसमें डाल लें, सब कुछ बारिश की वजह से हो सकता है। मगर सबसे बड़ा ख़तरा ये आपने जो बताया डेंगू के साफ़ पानी में। देखिए, मच्छर को अगर साफ़ पानी नहीं मिलेगा वो मरेगा नहीं, सीधी सी बात है। वो कहीं ना कहीं अपना गुजारा करता है। और डेंगू पर ऐसी चीज़ें, ये तो रिसर्च पुरानी हो चुकी है कि वो साफ़ पानी पे होता था। अब जो अगर दोबारा रिसर्च करें तो मेरे ख्याल में वो गंदे पानी में भी बैठ सकता है। कराची में बेचारा हर किस्म के पानी में बैठ साफ जाता पानी है। तो कराची में पीने के लिए नहीं, मच्छरों को कहाँ से मिलेगा? ऐसा ही तो है। वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कलेक्टिवली होता ये कि वो जैसे हम लोग अपनी प्रिकॉशंस करते हैं, इसी तरह से जो बीमारियाँ हैं उनके भी वेरिएंट्स आ जाते हैं। तो वेरिएंट से मुराद करिए कि जरासीम एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है, और वो जाहिर सी बात उसका अंदर नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है किसी बीमारी के खिलाफ। तो उसकी भी कोई ना कोई रीज़न होती है, लेकिन जो हम लोग को अपने प्रिकॉशंस कर रहे होते हैं एज ह्यूमन बींग, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वहाँ कुदरत भी काम कर रही होती है, तो हमें दूसरे रास्ते से फंस जाते हैं। तो मसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पहले तो आफात से महफूज रखे। अच्छा, जिसने रेन एंजॉय करनी फिर तो वो जाएगा नॉर्दर्न एरियाज जहाँ पर पहाड़ हैं, अच्छे बागात हैं, तो वहाँ पर तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। रेन माँ मज़ेदार। जो कराची के अंदर तो रेन भी, तो हम यहाँ रहते तो हम इसी को एंजॉय करें, सीधी बात नहीं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रहमत दी है, जहमत हमारी खुद बना जो है वो नाकिस इंतजामात और फिर प्रॉपर काम ना करना, और फिर उसके बाद कहना कि हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए। तो तैयार तो होना है। जब आपके सर पर आकर ईंट लग गई तो आपने उसके बाद टांके भी लगवाने हैं, प्लस्तर भी, वो पट्टी भी बनवानी है, और लुक भी है तो आपने उसको भी एक्सेप्ट करना है क्योंकि ये हो चुका। उसके आगे निकलने का हाल तो हम पहले से क्यों ना तैयारी करें कि कच्ची बिल्डिंग के नीचे ना खड़ो कि ईंट गिर के सर पे मकान में रहते हैं, ख्वाहिश बारिश की, तो हमारे यहाँ ये हाल है। वही वाली बात ना, मकान मेरा कच्चा है और आरज़ू है। वो वाली चीज़ की आरज़ू तो बारिश। इसमें देखें, आपने जो बात की उसको सेकंड करना पड़ेगा। देखें, हमारे लैक ऑफ प्लानिंग है टोटल एवरी फील्ड में। अब ये बारिश हुई है तो सारी सी बात है, इज्तमाही तौर पर सबको मुतासिर करती है, चाहे वो डिफेंस पे रह रहा हो, चाहे वो लालू खेत में रह रहा हो। लेकिन उसके लिए जो प्लानिंग करना वो हुकूमत की जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के अलावा भी उनकी यूँ समझना चाहिए कि मैं अगर पैदल जा रहा हूँ, कोई बंदा पानी में गिर रहा होगा, तो मैं इंसानी हमदर्दी के तौर पर मैं उसको पकड़ूंगा, ये तो मेरी जिम्मेदारी अखलाकी हो गई। लेकिन अगर आप हुकूमत में, तो आपकी कानूनी, अखलाकी, सब तरह की जिम्मेदारी कि आप आवाम को रिलीफ फराहम करें हर तरह से। क्योंकि अगर पानी में रोड पे लोग फंसे हुए हैं, गटर हैं वहाँ पर, तो उनको रिलीफ देना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। और फिर पानी अगर कहीं खड़ा हुआ उसको निकालना भी हमारे जो इदारे मुताल्लिक़ा उनकी जिम्मेदारी है। बट हमारे यहाँ को पता है कि जिम्मेदारी पूरी किस तरह से हो रही होती है। अब मसला ये है कि मैंने देखा कि जो नदी नालों को साफ़ किया जाता है, निकाल कर कचरा साइड पे रख देते हैं, वो 2 दिन बाद वापस अंदर जा जाता है। तो मकसद ये है कि आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं या अल्लाह के चोर बन रहे हैं, ये तो समझ नहीं आती। तो वो वाली चीज़ के अल्लाह को तो अस्तग़फिरुल्लाह हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लेकिन अपनी जो है वो ये ज़रूर हमारी कोताही है कि डॉक्टर तारिक, हम अपने नामा माल को गंदा करते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी कमाई हुई हराम की कमाई वो आपकी औलाद पर तो जायज़ है, लेकिन उतना ही खाया हुआ आपके लिए हराम है। वो नस्ल दर नस्ल आप पर हराम करार दिया जाएगा। और वो जो है कहते कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम बुराइयों से बचाए। मुझे ये बताएं कि साथ साथ ज़िंदगी के अंदर काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं, तो मुझे ये बताएं कि जो पैचेस मेरे भी इस साइड पर पड़ने शुरू हो गए ना, तो उसके लिए कोई क्रीम बता दें। देखिए, अगर फेस पे पैचेस आना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम लोग आमतौर पर, अगर रिंग टाइप के होते हैं तो उसको हम लोग फंगस इन्फेक्शन कहते हैं। अगर वो फेस पे आना शुरू होता है, इवन सिंगल हैं भी,
तो अगर आप उसको प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे इट विल बी इंक्रीज डे बाय डे। अच्छा बहन जी, आपने क्रीम बताई उसमें 0.1% पता नहीं क्या था, लेकिन उससे कुछ बेटर नहीं हुआ ना ये चीज। तो अब इसके लिए कोई ऐसी मुझे वो काफी लोगों को ना फेस पर, कान पर, गले पर पूरा गले पर फैल आ चुका रहा है, है, निशान आ तो रहा मुझे कोई सख्त वाली मेडिसिन बताएं कि नहीं, जो देखें इसको हम स्किन वाले में तुक्का लगाना सही नहीं होता, क्योंकि स्किन की डिजीज वेरी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और आपस में मिक्स होती हैं। अगर एक पिक्चर हमें मिल जाती है ना कहीं पे भी इसी किस्म की बीमारी की, तो हम उसके थ्रू देखने के बाद थोड़ा सा आइडिया कर सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्केबीज है या एक्जिमा है। अदरवाइज आमतौर पे इसके लिए स्टेरॉइड इस्तेमाल किए जाते हैं जो फौरी तौर पर आराम दे देते हैं और बाद जगह वो काम भी करते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर फंगस वगैरह तो हम इसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन खासतौर पे लेनी पड़ती हैं और उसका थोड़ा कोर्स होता है। जब तक हम पूरा ट्रीटमेंट का कोर्स नहीं करेंगे फंगल इन्फेक्शन नहीं जाता और बाद महीनों सालों चलता है। सही। अच्छा डॉक्टर ये भी बताएगा कि जो लोग अब बदहजमी का शिकार हो रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक वो नहीं बहुत ज़्यादा कि खाया नहीं है लेकिन फिर भी दिल मतला रहा है अजीब सा, तो उस कैफियत में क्या इस्तेमाल जी हाँ करें? जी हाँ, इसको हम लोग यूँ समझ सकते हैं अपने मेडिकल की जुबान में हम इसको गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं, लेकिन इसकी उमूमन वजह हमारी बदएहतियाती होती है। लेकिन बहरहाल जो भी उन्होंने किया बदएहतियाती की या खाने पीने में बदपरहेज़ी की है उसका नतीजा फिर एच पायलोरी एक इन्फेक्शन बड़ा मशहूर हो, आपने नाम शायद सुना होगा, उसकी तरफ प्रोग्रेस कर जाता है पेशेंट। हम उसको डायग्नोज करने के लिए 2 या 3 टेस्ट करवाते हैं। उमूमन हमारे यहाँ कराची में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हर दूसरे बंदे को हो रही है। गैस्ट्रो की बीमारी जिसको कहते हैं, गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द स्टमक। अब उसमें क्या होता है कि अगर किसी को बार बार हो रही है और वो सबसे बड़ी वजह हम उससे थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेते हैं, भाई आप टाइम पे खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, जो भी कुछ है या खाने पीने में आपके क्या कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा है, चाय ज़्यादा है, जो कुछ, तो उससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। अगर फर्स्ट करें इन्वेस्टिगेशन में हमें पता लग जाता है कि एच पायलोरी इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसके लिए प्रॉपर कोर्स 14 डेज का है वो करवा के उसको ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात मैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और मुझे बहुत अच्छी लगेगी एक बात, मुझे एक भाई ने कहा उनके हाथ टूट गया, फ्रैक्चर आ गया, हाथ सूजा हुआ है, और जब वो ऑर्थोपेडिक के पास उनको लेके गए तो उसने कहा कि हाँ फ्रैक्चर तो है लेकिन ये सोच बहुत रहा है बंदा, इसको दर्द नहीं है। मतलब नफ्सियाती बोल देना। देखें वो आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन एट दैट टाइम, बट देखें कभी आदमी गिरता है या चोट लगती है साइकोलॉजिकली तो थोड़ा बहुत उसको प्रॉब्लम आ जाती है कि यार मेरे हाथ का क्या होगा। इवन वो छोटा सा भी मसला हो तो मे भी पॉसिबल वो थिंक कर रहा हो यार मेरा हाथ टूट जाएगा, मैं काम कैसे करूँगा, दैट्स ए प्रॉब्लम एक्चुअली हो सकती है, मगर इससे सोचने से कोई लिंक बनता नहीं है। नहीं, क्योंकि वो बंदे ने कहा कि हमें जब गया डॉक्टर के पास, एक्सरे में आ गया, मेरी 3 जगह से हड्डी टूट गई है, मेरा हाथ सूज चुका है पूरा। कह रहे हैं कि मेरी फैमिली को बोल रही है ये बड़ा आपने टच मी नॉट बच्चा रखा हुआ है, इसको तो बहुत ज़्यादा सोचता है, ये तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहते हैं उसको वाकई में दिल कर रहा था कि कोई चीज़ों में डॉक्टर के सर पे मारूं कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरी उंगलियां स्वेल कर गई हैं, और उस पर कह रहे कि ये सोच बहुत रहा है। वो सोचेगा नहीं तो क्या करेगा, डेफिनेटली सीधी सी बात। नहीं मतलब पेन तो है ना, आप पेन को कैसे कह सकते हैं? पेन नहीं, बहुत शदीद बोन ब्रेकिंग पेन जो फ्रैक्चर का होता है अनबेरेबल होता है, इतना शदीद पेन होता है। और वही बच्चा बेचारा सही शोर कर रहा होगा जो भी रहा। तो वो कह रहे हैं कि एक तो मैंने शोर इस तरह नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूँ डॉक्टर मुझे दर्द हो रही है, बहुत सोचता है आपका बच्चा, तो ये क्यों? मतलब मैं भी उसका पेन किलर खत्म हुए में तो वो टाल रहा हूँ। हो सकता है कुछ, लेकिन मुझे थोड़ा मैं एक जोक सुनाता हूँ। एक पेशेंट डॉक्टर साहब के पास चेकअप करवा रहा था, उनके असिस्टेंट आए, डॉक्टर साहब वो बेहोश जो पेशेंट था, डॉक्टर साहब ने पूछा वो मैंने बेहोश पेशेंट का लेटा हुआ था 3 नंबर पे, उसका क्या हुआ? बोला सर उसको तो मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वो बेहोश था। और वो मरीज उठ के खड़ा हो गया, बाबा मैं जा रहा हूँ कहीं और इलाज करूँगा, मुझे नहीं इलाज करवाना। वही वाली चीज़ कि आप मतलब ये असल में इसमें पता है क्या होता है, इसमें उस पेशेंट की भी वैल्यू डाउन हो रही होती है अपनी फैमिली की नज़र में। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि अगर उसको किसी को, हाँ अगर अब एक बंदा आया उसको हल्का सा बुखार है 100 और उस पर उसने सर पे उठा लिया पूरा इलाका, तो समझ आ रही है, लेकिन हड्डी टूटे हुए को आप ये बोल रहे हैं कि नफ्सियाती है, ये सोच रहा है, कि बहुत ज़्यादा सोच में है। मे भी पॉसिबल ही वाज नॉट ए डॉक्टर, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आजकल डिग्री मिल जाती है। हाँ, कई चीज़ें ऐसी होती है कि 28 बीच में आए हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें हमारे एक प्रोफेसर होते थे, गालिबन आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर जुम्मा, अभी तो उनका इंतकाल हो गया। वो एक दफ़ा हमें लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने लेक्चर देते थे तो बोला कि मैं दुआ करता हूँ और डॉक्टरों को किडनी पेन हो। डॉक्टर्स पूरा हमारे 350-400 डॉक्टर लेक्चर में मौजूद थे। बोला डॉक्टर साहब ये क्यों? बोले इस वजह से कि अगर आपको किडनी पेन होगा तो आपको पेशेंट की तकलीफ का एहसास होगा, कितना शदीद होता है, तो आप उसका इलाज करें। किडनी पेन वाकई में बहुत बुरी बहुत शदीद, और फिर मतलब फ्रैक्चर का पेन तो बोन अगर टूट जाती है 3-4 जगह से शदीद पेन होता है। मेरी खुद टूट चुकी है तो मुझे उसका अंदाजा है। नहीं, और दूसरी बात यह है कि एक बात आपका वाकई में आपका यहाँ पे हाथ रखा है, पेन नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जैसे ही दोबारा उठाते हैं जो पेन होता है पे तो शदीद पेन होता है।
तो वो आपकी मूवमेंट्स के ऊपर। अच्छा एक बात और, अक्सर मैंने बड़ा अच्छा इलाज है जिना की, एक बात मैं बोलूँगा, जिना पोस्ट ग्रेजुएट की, लेकिन जो वहाँ पर लेकर जाते हैं ना, जो एक्सरे डिपार्टमेंट है इनका, थोड़ा सा वहाँ पर ना वो टूटे हुए हाथों को, टांगों को इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये यूज टू होते हैं असल में बात। नहीं, आप तो यूज टू हैं। अब मसला ये है कि हमारे शेफ कौकब जो हैं वो क्या कहते हैं, गजाला कौकब, वो खाने तो बहुत अच्छे बनाती है, लेकिन अगर वो फर्ज करें उबलते हुए दूध में उंगली डालकर चेक कर रही है कि प्रॉपर है या नहीं है, तो वो तो एक प्रोफेशनल है ना। अब मैं, एक नया बंदा जाएगा वहीं तो उंगली जल जाएगी। तो कहते हैं ना कि वो आपको पहले दिन रोटी बनाते हुए हाथों में दर्द हो जाती है, लेकिन बना बना कर आप 100 रोटी भी बना लेते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट, ठीक है। तो हमें वो क्यों, आपकी तो प्रैक्टिस है लेकिन अगला बंदे की तो कहते हैं ना हड्डी टूटी हुई है। फर्स्ट टाइम हो रहा है, जाहिर सी बात है उसको इसीलिए ज़्यादा फील कर रहा होता है कि यार मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं। अभी जैसे आप SIUT की मैं मिसाल दूं कि आप फर्ज करें एक BPH का पेशेंट है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, उसका पेशाब रुक रुक के आता है पेशेंट का। अब वो इतनी सी कंप्लेन लेकर SIUT जैसे इदारे में जाएगा तो वो जाहिर सी बात है वो पहले अपने पास सीरियस पेशेंट्स हैं, डायलिसिस वाले हैं, बेशुमार आते प्रॉब्लम, स्टोन्स हैं। तो अब वो अगर वहाँ शोर करेगा यार पहले मुझे देखो मेरी आदत ख़राब हुई, बोले भाई आपका नंबर आएगा, आपको देखेंगे। तो हर बंदे को अपनी प्रॉब्लम बड़ी नज़र आ रही होती है बनिस्बत वो डॉक्टर्स मेरिट पे देख रहे होते हैं। अच्छा एक बात मैंने डॉक्टर साहब और नोट की है, जब आपको खैर हड्डी टूटी हुई है जो भी है, आपको दर्द उधर ही को हॉस्पिटल पहुंच के बहुत ज्यादा दर्द शुरू होता है, ऐसा क्यों है? डॉक्टर नजर आ रहे हैं ना सामने कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंजेक्शन लग अब ये सकता सामने है। अच्छा डॉक्टर साहब अब ये बताइएगा कि जिनको रेडनेस बहुत ज्यादा फेस पर हो गई है, कॉल भी आई है कि रेडनेस बहुत ज़्यादा है फेस पर, उसको क्लियर करने के लिए कुछ बता दें। एक्जिमेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन हाँ। वैसे ही क्योंकि बारिश की वजह से कोई कीड़ा घूम गया या कुछ, तो कोई भी वो चीज़ हो सकती है। तो अगर उसको फेस पे सिर्फ ओनली फेस पे रेडनेस आ रही है ना तो उसको सिंपल एंटीहिस्टामिन ले लेनी चाहिए। और ये गौर करेंगे, मैं भी पॉसिबल उनको एक नाइट क्रीम लगा ली हो या डे में कोई वैसा लोशन वगैरह यूज़ कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दैट। उसके बाद अगर वो सोचें बारिश में भीगें तो उसका कोई ना कोई वजह हो सकती है कि एलर्जिक है, मेनली एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा है, एग्रेसिव है कंडीशन में, तो एक इंजेक्शन आता है डेकाट्रान, उमूमन IM लगाते हैं, उससे बेहतर हो जाए। आपको नींद नहीं आती? नहीं, डेकाट्रॉन से नींद नहीं आती? एविल से आती है। अच्छा एविल से आती है, ओके। अच्छा मुझे ये बता, अच्छा एविल तो वाकई में वो बेहोश करने वाला होता है ना? नहीं बेहोश नहीं, मतलब जो लोग यूज टू नहीं होते, जो पेशेंट इंजेक्शन के आदी होते हैं उनको असर भी नहीं होता। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर कोई एविल इंजेक्शन लेता तो उसको बाकायदा नहीं, मुझे एक दफ़ा लगा था एविल इंजेक्शन, ओहो, मुझे तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब विद इन द 7 to 6 मिनट, 6 to 7 मिनट्स मुझे नींद आ गई जाती है, बंदा सो भी जाता है। और अच्छा वाला सोता है। मतलब पास ढोल बाजे बज रहे थे, मुझे नहीं पता था। और क्योंकि मुझे हॉस्पिटलाइज किया था उस टाइम पे, मुझे एस्थमेटिक अटैक था, तो उसमें मैं कोई 6-8 घंटे बाद उठा तो मुझे पता नहीं था बिल्कुल कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप यूज टू नहीं है ना, मतलब एक बंदा जो है उमूमन हमारे जो प्रैक्टिस होती है डॉक्टर के पास जाने का इंजेक्शन पहली प्रायोरिटी होती है कि डॉक्टर साहब हमको इंजेक्शन लगाएं। आप नहीं भी लगाएंगे, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं। मेरे पास एक लेडीज़ आई थी, पठान लेडीज़ थी, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो उनको मुझे IV लाइन मेंटेन करनी पड़ी। अभी मैंने उनको ड्रिप लिख के अपने कंपाउंडर को दी, उनके सामने एक बच्चा था 6-7 साल का, वो ज़मीन पे लेट गया, पश्तों में कुछ रो रहा है, ज़मीन पे लेट के रो रहा है और बोल रहा है पश्तों में। मैंने उनसे पूछा भाई ये क्यों रो रहा है, इसको तो ना आपने चेकअप किया ना कुछ किया, आपकी तबीयत ख़राब है, आपको ड्रिप लगा रहे हैं, ये क्यों लेट कर रोना शुरू हुआ? बोला कह रहा मुझे भी ड्रिप लगाओ। ओह खैर, अब ये आपको रियल बता रहा हूँ स्टोरी। और उसने जिद करके अपने बाप को बुला के लगवाई ड्रिप वहाँ। अच्छा मुझे एक बात सुनो, मुझे दूसरी एक बात है कि मैंने एक सामने एक वाकया गुजरा। अच्छा एक चीज़ और बताई गई है कि अगर डेंगू हो जाए और फीमेल एक्सपेक्ट कर रही हो और 7 मंथ हो तो फिर क्या करें? देखिए जी 7 मंथ है तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी है, ख़ासतौर पर उसके हमें ब्लड टेस्ट तकरीबन डेली करना पड़ेंगे कि उसके प्लेटलेट कितना चल रहे हैं। अगर लेकिन एक बार प्लेटलेट्स लग सकते हैं प्रेगनेंसी में? बिल्कुल, डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स लगाने पड़ते हैं। देखें प्लेटलेट लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन होती है, उसके अंदर पेशेंट की जान जा सकती है। नहीं फिर बच्चे को भी प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम डेफिनेटली, उस पूरी प्रेगनेंसी उसकी ख़राब हो जाएगी, उसमें कई मसले खड़े हो सकते हैं। तो उसको हम अगर प्लेटलेट पर नज़र रखेंगे, डेंगू वायरल फीवर है 3 से 4 रोज़ 5 रोज़ में खुद चला जाता है। उसके लिए आपको पता है कोई खास प्रिकॉशन नहीं, एप्पल जूस वगैरह हम लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं, उसके अंदर या फिर अनार का जूस पी लें, जिससे पत्ते, पपीते के पत्तों का रस, पत्ते बड़े मशहूर ज़माना है, उसकी टैबलेट जैसे है उसका फ़ायदा है 100% रहता है कि कुछ रिसर्च है इसके बारे में, बाकायदा इंडिया में हुई है, हमारे यहाँ नहीं है। तो अगर हम उसको प्रिकॉशनरी इन चीज़ों पर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है। अदरवाइज वो कोई मेडिसिन सिवाय पैराडोल के फीवर में नहीं ले। फीमेल जो प्रेग्नेंट है वो पत्तों का पूछ कर पिए, पत्ते थोड़े से हार्ड होते हैं तो वो ना पिए? नहीं, देखें अगर वो अपना टेस्ट करवा रही, सेकंड डे इंप्रूवमेंट आती है, थर्ड डे इंप्रूवमेंट आती है, फ़ौरन तमाम मेडिसिन साइड पे करते हैं।
सिंपल सी बात है, लेकिन प्रिकॉशनरी अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, वैसे एक चीज़ और है, मुझे 2 दफ़ा हो चुका है डेंगी, तो मुझे जो डेंगी का, अच्छा मुझे वैसे नॉर्मल बुखार तो वो ठंड लगती है, लेकिन जो ये आपकी पिंडली वाला एरिया होता है ना, मुझे तो यहाँ से सनसनाहट होती है। तो अब मुझे, अब अगर अल्लाह ना करे कभी दोबारा होता है तो मुझे कंफर्म होगा कि वो, तो एक दिन का मैं तो कहता हूँ, अब जो दौर चल रहा है, अगर एक दिन बुखार 100 या 100 से या 101 से नीचे नहीं जा रहा, तो आप सेफर साइड पर रहकर आप डेंगू टेस्ट करवा लें। नहीं, डेंगू करवा लें, लेकिन हम लोग प्लेन सीबीसी करवा लेते हैं। अमूमन हमसे काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि बैक्टीरियल है या वायरल है। अमूमन वायरल फीवर है, और डेंगू के अंदर हम इसको प्रिकॉशन सिम्टम में लेते हैं कि लेग पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। ये वायरल फीवर की भी एक इंडिकेशन है। लेकिन अगर वो कहता है मेरी टांगें बहुत शदीद कर रही हैं, और इवन थर्ड डे जब वो पैनाडोल वगैरह ले भी रहा होता है, इवन तब भी उसकी टांगों में दर्द हो रहा होता है, तो ये एक मेजर सिम्टम है जिसको हम लोग लेते हैं कि मे बी पॉसिबल और नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे सेकंड टाइम डेंगू हो रहा है डॉक्टर साहब, उसके अंदर ये था कि विद पैनाडोल मेरी बुखार टूट जाता था, मुझे कोई बुखार नहीं है, मुझे पसीना भी आ जाता था, लेकिन वो कंडीशन बिगड़ी मेरी 8वें दिन जाके कि मैं बिल्कुल ही बस, फिर तो ख़त्म हो गया था कि मुझसे चलने की भी हिम्मत नहीं थी। तो वो फिर डॉक्टर ने कहा कि मुझे लग रहा है कि डेंगू ना हो, तो वो फिर जब किया था तो फिर मेरा जो था वो 1,40,000 से प्लेटलेट्स आए थे। तो टू लेट ना, आपने एक हफ्ता लगाए करते, तो एक हफ्ते से ज़्यादा मकसद ये था कि अब आप ये भी नहीं कह सकते कि बुखार सस्टेन करेगा, उतर भी जाता है, लेकिन आप सेफर साइड दूसरे टेस्ट या सीबीसी करवा लें। सीबीसी सिंपल टेस्ट है, 600-700 रुपये में सीबीसी आ जाता है। और देखें, उमूमन पेशेंट 1-2 दिन तो घर पे खुद डिले कर चुका होता है। ऐसे ही है, 1-2 दिन वो घर पे खुद डिले करता है, 2 दिन मेडिकल स्टोर वाले के लगा लें, चौथे दिन वो 5वें दिन डॉक्टर के पास आता है। ऐसे ही है। तो हम लोग प्रिकॉशनरी सीबीसी पहले ही करवा लेते हैं कि भाई पेशेंट सच भी नहीं बताते मुझे तो आज ही चढ़ा है, तो वो ताकि टेस्ट से बच जाए। लेकिन उमूमन हिस्ट्री हमें पता होती है कि 3-4 दिन तो उसने खुद दवाई ले ली, 2-3 दिन मेडिकल स्टोर से ले ली, चौथे दिन वो डॉक्टर के पास। अच्छा, वैसे तो मैं कहता हूँ कि नॉर्मल जो सीबीसी है वो इतनी हार्ड मशीन नहीं है, तो अब तो क्लिनिक्स में भी रखनी चाहिए कि ऑन स्पॉट आपका सीबीसी हो जाए। नहीं, देखें, ऑन द स्पॉट क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ़ौरन होता है, बट दे विल नॉट डू इट ऑन आवर रिकमेंडेशन। वो अपने तौर पे ही देखते हैं, लेकिन उमूमन मैं आपको बताऊं, सिविल और जिना में जाते सीबीसी फ्री होता है फ़ौरन। अब अगर पेशेंट, लेकिन रिपोर्ट 2 घंटे बाद क्यों आती है? 2 घंटे क्या, वो तो 15 मिनट में आ सकती है, लेकिन रश की वजह से मसला होता है कि लाइन में क्यू बनी होती है, उसमें फिर टाइम लगता है। अच्छा सब, यहाँ पर वक्त ख़त्म हो जाता है, तो हम जाते जाते क्या अपने देखने वालों को बोलेंगे, क्या कहेंगे अपने देखने वालों को कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगियों को बचाएं? देखें जी, इस वक्त तो सबसे बड़ा इशू बारिश का है। बारिश की वजह से फैलने वाली बीमारियां हैं, इससे बचने का सबसे आसान तरीका सफाई है। अपने तमाम चीज़ों को साफ सुथरा रखें, खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखें, और ज़रा सा बुखार हो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता कायम करें, क्योंकि इस मौसम में कॉलरा, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्राइटिस, तमाम चीज़ें बहुत कॉलरा क्या है? कॉलरा मोशन, बच्चों में उल्टी मोशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हैज़ा आमतौर पर समझ लो उर्दू में बड़ों के लिए, तो उससे बचाव मुमकिन है अगर आप चाहें खुद से, तो सफाई की ख्याल रखिए। ठीक है। अच्छा जी, आपके आसानी के लिए चीज़ें पूछते चले जाते हैं, और डॉक्टर एक बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। वाकई में बारिश हो रही थी जब हम भी आ रहे थे, तो जाते जाते बाइकर हजरात कोशिश करें कि खुद हों, बच्चों के साथ हो, किसी दोस्त के साथ हो, वन व्हीलिंग ना करें, फास्ट स्पीड से ना चलाएं, नॉर्मल स्पीड से चलाएं। और जो गाड़ी वाले हजरात हैं वो ये कोशिश करें कि ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको गाड़ी दी है, तो अल्लाह ताला जिसके पास बाइक है उसको भी गाड़ी दे सकता है। सिर्फ उन जगहों पर तमीज़ से गाड़ी चलाएं जहाँ पर पानी मौजूद है, और सिर्फ एक बात कि अपना एहतियात करें, पानी हाथ धोकर पिएं, उबाल कर पिएं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास मिनरल वाटर होगा तो आप पानी पी सकते हो, उबाल कर पानी पिएं। साफ़ बर्तन के अंदर जो पानी उसको ढक कर रखें, और घर के अंदर जो है वो या तो मच्छरों वाला स्प्रे कर लें, या आप जो है वो धुआं दे दें किसी भी चीज़ का। तो नहीं है, अगर आपका अफोर्डेबल नहीं है तो आप वो जो सूखे पत्ते होते हैं उसका धुआं भी देते, तो उससे भी मच्छर चले जाते हैं। बस ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन डगर पर चलाना है। और अब इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, जब भी हाथ उठाएं टाई टीम और मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि ये टीम मौजूद है तो हम काम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद के साथ साथ सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि हम ज़िंदगी में कैसे पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। आज की जो आपा का आपने जो मतलब अभी हमारे किचन के बाद अब हम चलेंगे अपनी सरवत अस्करी के सेगमेंट की तरफ, जो कि आपको बताएंगी बेहतरीन अंदाज में हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। और मुझे दीजिए इस सेगमेंट से इजाज़त, और फिर मिलते एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान अज़हर।